हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग इकोनॉमिक्स का चैप्टर 29 फॉरेन एक्सचेंज रेट के बारे में पढ़ेंगे। फॉरेन एक्सचेंज रेट की मीनिंग क्या है? फॉरेन एक्सचेंज रेट रिफर टू द रेट at which one unit of currency of a country can be exchanged for the number of unit of currency of other country। यानी फॉरेन एक्सचेंज रेट का मतलब होता है एक देश की करेंसी को दूसरे देश की करेंसी में कन्वर्ट करने के लिए कितने यूनिट क्या कर रहे हैं हम लोग दे रहे हैं या चेंज कर रहे हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? फॉरेन एक्सचेंज रेट के नाम से जानते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल के लिए कि हमारे इंग्लैंड के एक जो करेंसी पाउंड है हमारे इंडियन करेंसी में 80 रुपीज के इक्विवेलेंट है। अब अगर एक्सचेंज रेट निकालना है तो 1 डिवाइडेड बाई 80 यानी 1 पाउंड डिवाइडेड बाई 80 रुपीज, तो कितना आएगा? 0.125। तो ये आपके लिए क्या बन जाएगा? एक्सचेंज रेट के नाम से जाना जाता है। अब एक्सचेंज टाइप्स ऑफ एक्सचेंज रेट, तो एक्सचेंज रेट दो तरह के होते हैं, एक फिक्स और एक फ्लेक्सिबल। फिक्स रेट जो होता है कि रिफर टू दैट रेट एक्सचेंज विच इज फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट इसको क्या कर देती है? फिक्स कर देती है। एज पर जैसे चाइना गवर्नमेंट क्या करती है? अपने करेंसी को जो रेट है एक्सचेंज रेट उसको फिक्स करके रखती है, उसको चेंज करना दिक्कत वाला काम है और एक लिमिट तक ही ये क्या होती है? चेंजेबल होती है। तो इस तरह की जो चेंज होती है उसको हम लोग फिक्स के नाम से जानते हैं। फ्लेक्सिबल का मतलब होता है, फ्लेक्स मतलब जो मार्केट में डिपेंड करती है। जैसे हमारा डॉलर एंड इंडियन रुपी में डे टू डे क्या होता है? इसमें चेंज होता रहता है। ये बिल्कुल वैसा ही कंट्रोल होता है जैसे किसी कमोडिटी को बाजार में कंट्रोल होता है उसका प्राइस, यहाँ भी इसी तरह से डिमांड एंड सप्लाई एंड अदर बहुत से फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं और वो उस हिसाब से वो क्या करता है? रेट अप एंड डाउन होता रहता है। अब जो फिक्स रेट जैसे मैंने बताया है, तो ये इन गोल्ड स्टैंडर्ड एक्सचेंज रेट वाज फिक्स बिकॉज change in exchange rate could take place within certain limit and these limit were called gold points. Historically the two forms of fixed exchange rate were पहला गोल्ड स्टैंडर्ड और दूसरा होता है आपका वेटन वुड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट। तो दो तरीके से हम लोग फिक्स रेट को देखते हैं। तो यहाँ पे जो आपका गोल्ड स्टैंडर्ड होता है उसमें हम लोग जैसे बात करते हैं कि गोल्ड की कीमत के हिसाब से इंटरनेशनल मार्केट में हम अपने करेंसी को क्या करते हैं? वैल्यूएट करते हैं। तो इसको हम लोग गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम कहते हैं। बेटन में क्या होता है? बेटन वुड सिस्टम थ्रू बीइंग द फिक्स सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट अलाउड सम एडजस्टमेंट इन एक्सचेंज रेट विद इन लिमिट। तो इसमें कुछ पॉसिबिलिटीज दी रहती है कि आप उस आधार पे एक लिमिटेड तक आप अपने करेंसी के रेट को क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। आर्गुमेंट इन फेवर ऑफ फिक्स एक्सचेंज रेट। अब इसके आर्गुमेंट क्या क्या है? पहला, इंक्रीज इन इंटरनेशनल ट्रेड। इसमें इनका कहना है कि अगर हमको इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ावा देना है तो इस तरह की पॉलिसी होनी चाहिए, नहीं तो बार बार अगर रेट में चेंज होता है तो उसमें हमारे इंटरनेशनल ट्रेड में क्या होता है? उसके बैड इफेक्ट्स आते हैं। इंसेंटिव टू फॉरेन कैपिटल। दिस एक्सचेंज रेट इंश्योर ए रेगुलर फ्लो ऑफ लॉन्ग टर्म फॉरेन कैपिटल एज देयर इज नो फियर ऑफ करेंसी एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन। तो इस तरह क्या करता है? ये एप्रिसिएशन यानी बढ़ावा या घटावा के डर से लोगों को क्या करता है? निजात दिलाता है। इकोनॉमिक प्लानिंग पॉसिबल। ये कहता है कि जब हमारे करेंसी रेट फिक्स होते हैं तो हम अपने प्लानिंग को बेहतर तरीके से स्टेबल कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं। तो ये इसके साइड में इसके आर्गुमेंट्स हैं। आर्गुमेंट्स अगेंस्ट फिक्स एक्सचेंज रेट के, इग्नोर्स नेशनल इंटरेस्ट। अब इसमें क्या होता है? लोगों का कहना कि जो हम रेट फिक्स करते हैं हम नेशनल इंटरेस्ट को इग्नोर करते हैं, हमारी नेशनल इनकम पे कहीं ना कहीं हमारे कमोडिटी प्राइस में इंटरनेशनल मार्केट में कहीं ना कहीं इसका असर पड़ता है। अच्छा, कंट्रोल्स इन वेरियस सेक्टर। और इसको मेंटेन करने के लिए हमको कई सेक्टरों को क्या करना पड़ता है? कंट्रोल करना पड़ता है, उसमें लिमिटेशन फिक्स करनी पड़ती है। तो ये इसके अगेंस्ट आर्गुमेंट्स हैं। अब फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, it refer to the system of exchange rate in which our value of a currency is allowed to adjust freely or to float and determined by demand and सप्लाई। तो ये एक मतलब फ्रीली फ्लोट करता है यानी इसके रेट जो है वो अप डाउन करते हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया, ये जैसे हम लोकल कमोडिटी की डिमांड और सप्लाई पे उसकी प्राइस डिसाइड होती है, यहाँ भी इंटरनेशनल मार्केट में करेंसी की डिमांड और सप्लाई के आधार पर उसके रेट फिक्स होते हैं।
अब इसके मेरिट्स क्या क्या है? सिंपल सिस्टम है, क्योंकि ओपन मार्केट में इसके प्राइस डिसाइड होते हैं। कंटिन्यू एडजस्टमेंट, इसमें मार्केट के हिसाब से ये कंटिन्यू अपने आप ऑटोमेटिक एडजस्ट होता रहता है। इंप्रूवमेंट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये बैलेंस ऑफ पेमेंट को क्या करता है? इंप्रूव करता है। अच्छा, ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज, हम अपने रिसोर्सेज को मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये इसके मेरिट्स हो गए। अब बारी आती है डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी ऑफ एक्सचेंज रेट। अब ये किस थ्योरी पे काम करता है? ये जस्ट उसी तरह से काम करता है जैसे हम किसी कमोडिटी के डिमांड और सप्लाई की बात करते हैं। लाइक प्राइस ऑफ गुड्स एक्सचेंज रेट द डिटरमाइंड बाय द डिमांड एंड सप्लाई फोर्स वर्किंग इन द एक्सचेंज मार्केट। तो ये एक्सचेंज मार्केट में मतलब उसी तरह से काम करता है जैसे हम अपने लोकल मार्केट में देखते हैं, किसी कमोडिटी की जो प्राइस है उसके डिमांड और सप्लाई पे डिपेंड करता है। अब डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज, डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज अराइज मेनली ड्यू टू इंपोर्ट ऑफ गुड्स, ठीक है, इन्वेस्टिंग इन फॉरेन करेंसीज एंड गिविंग लोन्स टू अदर नेशन। तो ये जो डिमांड जो क्रिएट होती है किसी भी कंट्रीज की, वो कैसे क्रिएट होती है? एक तो इंपोर्ट करने पर, दूसरा क्या कहते हैं, आप इन्वेस्टिंग करते हैं फॉरेन कंट्रीज में या किसी अदर कंट्रीज को लोन वगैरह प्रोवाइड करते हैं, इससे आपकी जो है फॉरेन एक्सचेंज में डिमांड क्रिएट होती है। दूसरा, जैसे दिया परचेज गुड्स एंड सर्विस फॉरेन कंट्रीज, जब हम किसी कंट्री से कोई मटेरियल या सर्विस परचेज करते हैं तो उनको पेमेंट उनके करेंसी में करना पड़ता है। दैट मीन्स उनकी करेंसी की डिमांड बाजार में बढ़ जाती है इंटरनेशनल मार्केट में। फाइनेंशियल एसेट खरीदते हैं, इन्वेस्ट करते हैं डायरेक्ट किसी अदर कंट्रीज में, तो इस तरीके से इनकी डिमांड्स को क्या करता है? ये इंप्रूव करता है। सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, अब सप्लाई का मतलब क्या होता है? सप्लाई फॉर फॉरेन एक्सचेंज रिप्रेजेंट द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन फॉरेन एक्सचेंज रेट एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। देयर इज ए डायरेक्ट पॉजिटिव रिलेशनशिप। अगर सप्लाई बढ़ता है तो क्या होता है कि हमारी करेंसी रेट भी बढ़ जाते हैं। क्यों? हमारी बाजार में डिमांड बढ़ जाती है। तो इसके कॉज क्या क्या है? पहला, डोमेस्टिक एक्सपोर्ट बढ़ जाना, जब हम विदेशों में माल बेचेंगे तो वो कंट्रीज क्या करेगी? अदर कंट्रीज हमारे करेंसी में ही हमको पेमेंट करेगी, तो जिससे हमारी डिमांड बढ़ जाएगी, यानी सप्लाई बढ़ जाएगी। अदर फॉरेन इन्वेस्टमेंट, लैंड एंड होम कंट्रीज, तो इस तरीके से हमारी सप्लाई को ये क्या करता है? पॉजिटिव वे में इंक्रीज करता है। अब चेंज इन एक्सचेंज रेट, अब इसके जो चेंज होते हैं या इसके किस तरीके से होते हैं? पहला होता है व्हेन द डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इंक्रीज डिमांड कर्व शिफ्ट अपवर्ड। जब हमारी डिमांड बढ़ती है तो वो क्या होता है? उसकी जो प्राइस होती है वो बढ़ जाती है, जैसे एज यूजुअल जैसे कमोडिटी के साथ होती है। तो जैसे जैसे हमारे क्या कहते हैं डिमांड बढ़ती है, वैसे वैसे हमारी सप्लाई, हमारे रेट भी क्या होते हैं? बढ़ जाते हैं। फिर सेकंड है जैसे सिमिलरली व्हेन द सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इंक्रीज सप्लाई कर्व शिफ्ट टू राइट एंड कॉन्सिक्यूटिवली एक्सचेंज रेट फॉल। अब जैसे जैसे हमारी सप्लाई पर डिमांड बढ़ा तो उसके प्राइस हाई हो गई, मगर जैसे जैसे हमारी सप्लाई बढ़ जाती है उसी वे में वो धीरे धीरे क्या होती है? वो फॉल्स में आती है, यानी मार्केट में हमारी करेंसी जब सप्लाई हो जाती है तो उसकी डिमांड कम होती है, और डिमांड कम होती है तो प्राइस भी डाउनवर्ड में जाने लगती है। अब फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट कहाँ करते हैं? जहां वो मार्केट जहां पे कि इंटरनेशनल लेवल पे बायर और सेलर वन नेशन के अनदर नेशन की करेंसी में उसको कन्वर्ट करते हैं या अदर करेंसी को हम लोग परचेज करते हैं। फंक्शन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, अब ये फंक्शन कैसे करता है? पहला, ट्रांसफर फंक्शन, यानी वन नेशन को अदर नेशन में ट्रांसफर करना। क्रेडिट फंक्शन, जब एक नेशन दूसरे नेशन से क्या करता है? एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करता है। फिर हेडिंग फंक्शन, द इम्पाइल्स द प्रोटेक्शन अगेंस्ट द रिस्क related to variation in foreign exchange rate. Demand for and supply of foreign exchange is committed at some commonly agreed rate of exchange even when the commodities are to be offered on some future date. फिर इसके बाद दिया हुआ ओपिनियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। पहला, स्पॉट मार्केट। स्पॉट मार्केट कैसे कहते हैं? जहां पे स्पॉट मार्केट फॉर द फॉरेन एक्सचेंज इज दैट मार्केट विच हैंडल्स ओनली स्पॉट ट्रांजैक्शन और करंट ट्रांजैक्शन। तो उसको हम लोग जो स्पॉट पे या करंट मार्केट को जो ट्रांजैक्शन को कहते हैं उसको हम लोग स्पॉट मार्केट के नाम से जानते हैं। फिर फॉरवर्ड मार्केट, फॉरवर्ड मार्केट फॉर द फॉरेन एक्सचेंज इज दैट मार्केट विच हैंडल्स सच ट्रांजैक्शंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज are as are meant future delivery।
तो उसको जहां हम फ्यूचर डिलीवरी के बारे में बात करते हैं उसको हम लोग फॉरवर्ड मार्केट के नाम से जानते हैं। अब इसके कैरेक्टराइज क्या क्या होते हैं? पहला, इट ओनली क्या कहते हैं, क्रिएट टू फॉरवर्ड ट्रांजैक्शन, इट डज नॉट डील विथ स्पॉट ट्रांजैक्शन। तो ये सिर्फ फॉरेन मतलब फ्यूचर के लिए बात करता है, स्पॉट के लिए बात नहीं करता है। अब इसमें फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द एक्सचेंज, कौन कौन से कारण है जो हमारे फॉरेन एक्सचेंज रेट को इन्फ्लुएंस करते हैं या प्रभावित करते हैं? पहला, चेंज इन ट्रेड, द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द चेंज इन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स। यानी जब हमारा ट्रेड बदल जाता है, अगर हम एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं तो हमारी करेंसी क्या होगी, बाजार इंटरनेशनल मार्केट में उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। अगर हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो हम लोगों की करेंसी को डिमांड करेंगे, तो इसको कहते हैं चेंज इन ट्रेड। कैपिटल मूवमेंट, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में अगर हम, ये इन्फ्लुएंस करता है आपके एक्सचेंज रेट को। अगर हम क्या कहते हैं, हमारे कंट्री में लोग इन्वेस्ट करने आ रहे हैं तो हमारी करेंसी में करेंगे, और अगर हम अदर कंट्री में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो हम उनके करेंसी को डिमांड करेंगे। तो ये आपको इन्फ्लुएंस करता है करेंसी के डिमांड और सप्लाई को। सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटीज, अगर हम फॉरेन कंट्रीज में, फॉरेन जो इन्वेस्टर हमारे में हमारी सिक्योरिटीज या सेल डिवेंचर को परचेज या सेल कर रहे हैं तो उस कंडीशन में। बैंक रेट, अगर बैंक क्या कर रही है कि हमारे यहाँ ज्यादा बेहतर रिटर्न पे कर रही है तो फॉरेन इन्वेस्टर हमारे यहाँ बैंक में इन्वेस्ट कर देंगे पैसा, और अगर अदर कंट्रीज कर रहे हैं तो हम उनके यहाँ करेंगे। तो ये आपके सारे जो पॉइंट्स हैं आपके एक्सचेंज रेट को कहीं ना कहीं क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। अब यहाँ पे दिया रिसेंट सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट। तो पहले हाइब्रिड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट, पहला वाइडर बॉन्ड, फिर क्रॉलिंग पेज, और यह फिर मैनेज फ्लोटिंग। वाइडर रेट बैंड का क्या मतलब है? वाइडर बैंड इज ए सिस्टम that allows wider adjustment in the fixed exchange rate system. It allows adjustment up to 10% around the partly between only two currencies in the international money market. तो ये क्या करता है? 10% तक को एडजस्ट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हमारा एक जो वहां का जो एक पाउंड है या डॉलर है हमारे 80 रुपए के बराबर है, तो 80 रुपए मतलब 80 का 10%, तो कितना होगा? 8 रुपए। यानी ये 88 तक को क्या करता है? मैनेज कर लेता है। और माइनस में भी ऐसे ही होगा, 1:72, यानी 80 में से अगर 10 माइनस कर दूं तो वो क्या हो जाएगा? 72। क्रॉलिंग पेज अलाउज द स्मॉल बट रेगुलर एडजस्टमेंट इन द एक्सचेंज रेट फॉर डिफरेंट करेंसीज। ये क्या करता है? रेगुलर करता है, छोटे करता है बट रेगुलर करता है, और एक साथ कई करेंसी करता है, वो सिर्फ एक को। मैनेज फ्लोटिंग इज ए सिस्टम दैट अलाउज एडजस्टमेंट इन एक्सचेंज रेट अकॉर्डिंग टू ए सेट रूल एंड रेगुलेशन विच आर ऑफिशियली का मतलब है गवर्नमेंट की तरफ से। तो ये क्या करता है? ये आपके एक्सचेंज रेट को मैनेज करता है और रेगुलरी करता है। उनके पास कुछ टूल्स होते हैं, रूल्स रेगुलेशंस होते हैं जिसके माध्यम से वो करता है। मैनेज द फ्लोटिंग सिस्टम रेट सिस्टम। अब इंटरनेशनल ट्रेड and the flow of foreign investment are adversely affected by the fluctuation of exchange rate. तो जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है, जो इन्वेस्टमेंट होते हैं, वो क्या करते हैं? इससे इफेक्टेड होते हैं ये फ्लक्चुएशन एक्सचेंज रेट से। फॉर सॉल्विंग द इज वेरी प्रॉब्लम। तो इसमें क्या होता है? जिसको सॉल्व करने के लिए 12 फरवरी 1973 में जो डेवल्यूशन हुआ ऑफ अमेरिकन डॉलर, इसमें एक एग्रीमेंट किया गया, फिर जमाइका एग्रीमेंट हुआ। तो इस तरह से अलग अलग समय पे इसके मैनेज करने के लिए, एक रेट सिस्टम को फॉलो करने के लिए कई आपके मैनेजमेंट बनाए गए और उनने एक सिस्टम को प्रोवाइड किया। अब दिया हुआ रिसेंट इशू रिलेटेड एक्सचेंज रेट। अब रिसेंट इशू जो वर्तमान समय से, कन्वर्टिबिलिटी ऑफ मनी ड्यूरिंग गोल्ड स्टैंडर्ड countries were having gold currencies in which face value and the actual value of the coin were same. If gold standard the currency is circulation was allowed to get convert there in gold or in other currencies based on gold standard. Such currency was called convertible money.
यानी कुछ कंट्रीज ने क्या किया, गोल्ड में कन्वर्ट करने के लिए, चाहे अपनी करेंसी हो चाहे फॉरेन करेंसी को, तो उनने गोल्ड के साथ उसको लिस्टेड कर दिया या कनेक्टेड कर दिया। तो इस तरह के जो सिस्टम्स होता है, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, गोल्ड स्टैंडर्ड के नाम से जानते हैं। फिर लिबरलाइज एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट सिस्टम। लिबरलाइज मतलब जब स्वतंत्र छोड़ दिया जाए, यानी कि द एक्सपोर्टर्स वेयर अलाउड टू सेल 60% ऑफ देयर फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग टू ऑथराइज फॉरेन एक्सचेंज डीलर ऑन ओपन मार्केट एक्सचेंज रेट। यानी जो एक्सपोर्टर्स होते हैं वो अलाउ करते हैं 60% तक अपने वैल्यूज को ओपन मार्केट के एक्सचेंज रेट के हिसाब से। द रिमेनिंग 40% देयर फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग वाज मेड कंपल्सरी फॉर द एक्सपोर्टर टू सेल ऑन एक्सचेंज रेट डिसाइड बाय द आरबीआई। और 40% का जो एक्सचेंज रेट होता है वो आरबीआई के द्वारा तय किया गया रेट पे वो क्या करते हैं, उसको कंपनसेट करते हैं। अब दिया फुल कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रूपी इन करंट अकाउंट। LERMS introduced in 1992 allowed good result, which introduced the government to adopt full convertibility of rupee in current account since 1993 to 1994. By adopting full convertibility of rupee in current account, the government obliged double exchange rate system for export and import and यूनिफाइड एक्सचेंज रेट सिस्टम। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, जो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट होता है 1992 एंड 1994 एक प्रोसेस को किया कि फुल का एक्सपोर्ट हो चाहे इंपोर्ट हो वो पूरी तरह से उसको क्या करती है, कन्वर्ट करती है, आरबीआई को फॉलो करती है। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने फॉरेन एक्सचेंज रेट के बारे में देखा। थैंक यू।